अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1 पार्ट नंबर 7। तो यूएस की ग्रैंड स्ट्रेटजीज के बाद हम डिस्कस करते हैं चाइना की ग्रैंड स्ट्रेटजी टू कंटेन यूएस इन्फ्लुएंस ग्लोबली। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंटिन्यूशन है उन लेक्चर्स की जो कि हमने कवर किए हैं। तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर पे कि व्हाट इज चाइनीज ग्रैंड स्ट्रेटजी। OBOR is a global infrastructure development strategy adopted by the Chinese government in 2013 to invest in more than 150 countries and international organizations. It is considered a centerpiece of the Chinese leader Xi Jinping's foreign policy. The BRI forms a central component of Xi's major country diplomacy strategy, which calls for China to assume a greater leadership role for global affairs in accordance with its rising power and status. It has been compared to the American Marshall Plan. As of January 2023, 151 countries were listed as having signed up to the BRI. तो जी वन बेल्ट वन रोड जो है ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है जो कि चाइना ने स्टार्ट की थी 2013 में, जो चाइनीज प्रेसिडेंट ने अनाउंस की थी। यही जो OBOR है उनकी फॉरेन पॉलिसी की या फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा है। इसी के थ्रू जो चाइना है वो अज्यूम करेगा ग्रेटर लीडरशिप रोल फॉर ग्लोबल अफेयर्स, और इसी स्ट्रेटजी को कंपेयर किया जाता है अमेरिकन मार्शल प्लान के साथ। जो अमेरिकन मार्शल प्लान है वो ये था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो यूरोपियन कंट्रीज थे वो तबाह हो गए थे, इवन ख़त्म हो गए थे। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके जो सिस्टम्स हैं वो सारे डिरेल हो गए थे। तो अमेरिका ने एक प्लान डिवाइस किया था, मार्शल प्लान, जिस के थ्रू वो उन यूरोपियन कंट्रीज को ग्रांट देते थे, असिस्टेंस प्रोवाइड करते थे ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। तो आज भी जो स्टेट्स हैं, जिस तरह पाकिस्तान है, श्रीलंका है, कुछ अफ्रीकन स्टेट्स हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, तो वो आज भी बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो नियर टू डिफ़ॉल्ट है, श्रीलंका जो है वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है, जो अफ्रीकन हैं वो भी डिफ़ॉल्ट ही हैं। तो अब उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए चाइना ने OBOR को स्टार्ट किया ताकि इन कंट्रीज में या इन रीजन्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके, ताकि ये कंट्रीज जो हैं वो डेवलप हो सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर में रेल नेटवर्क आ जाएगी, रोड नेटवर्क आ जाएगी, एयरपोर्ट्स आ जाएंगे, रेलवे आ जाएगी, पोर्ट्स आ जाएंगी, जिससे जो कंट्रीज होंगे वो एक दूसरे से तिजारत कर सकेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। पाकिस्तान में आप देखते हैं कि हर महीने 2 बाद हमें न्यूज़ मिलती है कि आज यहाँ पर एनर्जी हाउस का इफ्तिताह हुआ है, तो वो इसी मंसूबे के तहत होता है, क्योंकि पहले यहाँ पर बिजली प्रोवाइड की जाएगी, देन इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी और उन इंडस्ट्रीज को एनर्जी मिलेगी ताकि वो अपने प्रोडक्शन जो है वो तैयार कर सकें। तो जिस तरह आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 अमेरिका ने स्टेट्स की मदद की, इसी तरह अब चाइना जो है वो स्टेट्स की मदद कर रहा है। जनवरी 2023 तक जो OBOR है उसमें 151 कंट्रीज जो हैं वो शामिल हैं या OBOR का हिस्सा हैं, और इवन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कि चाइना के खिलाफ US के एलाई हैं वो भी OBOR का हिस्सा हैं और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ताकि वो दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकें, और यही इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। व्हाट इज डेवलपमेंट इक्वल सिक्योरिटी। अच्छा जी, ये जो सारी मैं बड़ी बड़ी स्लाइड्स आप लोगों के लिए लिखता हूँ ये बस इस वजह से है ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो सके। बाकी आपने कोई इसको रट्टा वगैरह नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, बस मेन पॉइंट्स जो है वो आप लिख लें और उनको समझ लें। यस कि आपने जो इंट्रोडक्शन है उसको सही तरीके से कंप्रीहेंड करना है, क्योंकि एग्जामिनर जब इंट्रोडक्शन देखेगा तो वो वहीं से अपना माइंड बना लेगा कि मैं इस स्टूडेंट का आगे पेपर चेक करूंगा या नहीं चेक करूंगा। और हो सकता है कि अगर आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा हो तो वो पेपर को इतने गौर से ना देखे और मेन पॉइंट्स जो है वो देख के आपको एक अच्छे मार्क्स दे दे। बट ये एक सिचुएशन है और
दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं लिखते तो हो सकता है कि वो आपके पेपर को चेक ही ना करे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि बीच में ज़ाहिर है कि आपका कंटेंट जो है वो आपके पेपर से 100% रेलिवेंट होना चाहिए, बट आपने वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो जैसे ही एग्जामिनर जो है वो आपका इंट्रोडक्शन पढ़े तो उसको समझ लग जाए कि स्टूडेंट के पास नॉलेज है और उसने आगे जो पेपर है वो बहुत अच्छे तरीके से ही अटेम्प्ट किया होगा। तो हो सके तो अगर इंट्रोडक्शन सही नहीं बनता आपसे तो बेशक जो मेन कंसेप्ट हैं उनको रट्टा भी लगा लें, कोई इशू नहीं, लेकिन जो इंट्रोडक्शन है उसको बेहतर तरीके से लिखें। बाकी मैं आपके साथ जो करंट अफेयर्स के जो पेपर हैं उनकी स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा। मैंने इस्लामियात की भी अभी तक शेयर नहीं की। मेरा आइडिया है, बल्कि मेरी इंटेंशन ये है कि मैं एक दफ़ा सारे जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर दूं। 3 से 4 महीने लगेंगे आई थिंक मुझे। तो लास्ट में जब आपके पास 2-3 महीने रह जाएं तो तब मैं साथ साथ हर पेपर को विद पास्ट पेपर्स के साथ भी शेयर करूं और उनको अटेम्प्ट कैसे करते हैं वो भी आपको आपके साथ शेयर करता रहूं। तो आते हैं डेवलपमेंट इक्वल सिक्योरिटी। अच्छा जी, दुनिया में बहुत ज़्यादा इशू है और वो है सिक्योरिटी का। तो चाइना की अगर हम बात करें तो वो सिक्योरिटी को इक्वल रखते हैं डेवलपमेंट के जिस कंट्री में ज़्यादा डेवलपमेंट होती है तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी होती है वो वर्क सही करती है। मतलब जिस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहाँ पे इंडस्ट्री है, वहाँ पर प्रोग्रेस हो रही है, तो मतलब उस कंट्री की जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल 100% राइट है। वहाँ पर ना तो कोई फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है, ना मिलिट्री इनसिक्योरिटी हो सकती है, ना पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी हो सकती है। तो जो चाइना का कंसेप्ट है वो ये है कि जिस कंट्री में डेवलपमेंट होगी तो इसकी जो सिक्योरिटी है वो 100% सही होगी। जो अमेरिकन कंसेप्ट है वो इसके बिल्कुल बरअक्स है। वो ये कहते हैं कि मिलिट्री जो है इज इक्वल टू सिक्योरिटी, कि जिस कंट्री की मिलिट्री स्ट्रांग होगी तो वहाँ की जो सिक्योरिटी होगी वो बिल्कुल 100% सही होगी। तो दोनों जो हैं वो एक बिल्कुल ही अलग स्कूल ऑफ थॉट जो है वो पेश करते हैं। बट अगर देखा जाए जो कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी है इन 20th सेंचुरी, तो उसके मुताबिक जो चाइनीज प्रेजेंट करते हैं अपना ओपिनियन कि डेवलपमेंट इक्वल सिक्योरिटी वही इम्पोर्टेंट है। जो कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी है उसको हम अपने आइंदा आने वाले लेक्चर्स में बड़ी डिटेल से कवर करेंगे। तो आप बस यहाँ पर एक चीज समझ लें कि चाइना जो है वो कहता है कि इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो मुल्क जो है वो स्ट्रांग होगा। उसके बरक्स जो यूएस है वो ये कहता है कि मिलिट्री स्ट्रांग होगी तो मुल्क जो है वो स्ट्रांग होगा। तो इसका हम एनालिसिस अपने आने वाले लेक्चर्स में भी साथ साथ करते रहेंगे और जो कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी है उसमें भी अच्छे तरीके से हम इसको कवर करेंगे। तो डेवलपमेंट जो है वो कैसे होगी, वो OBOR के थ्रू होगी कि जो चाइना है वो रेल नेटवर्क पूरी दुनिया में बचाएगा, एक ऐसा रेल सिस्टम बनाएगा जो कि पाकिस्तान, चाइना, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और यूरोप में जाएगा। देन वो ऐसी पोर्ट्स बनाएगा जो कि तमाम दुनिया को कनेक्ट करेंगी। वो ऐसे इंडस्ट्री लगाएगा जो कि दुनिया की जो ज़रूरत है वो पूरी करेंगी, जो फूड इनसिक्योरिटी है उसको पूरा करेंगी। और ये जो ट्रेड रूट्स होंगे ये कनेक्ट करेंगे मोस्टली यूरोप को, एशिया को और अफ्रीका को, और यही चीज़ें प्रमोट करेंगी इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी एंड इट विल बी पॉसिबल थ्रू लैंड एंड सी रूट्स। तो जो चाइनीज अगर हम OBOR देखें तो वो कंप्राइज करता है दो मेन रूट्स पर। एक तो वो लैंड के थ्रू कंट्रीज को, कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करेगा और एक सी रूट्स के थ्रू दुनिया को connect करेगा। Hence, the Chinese policy of development equal security states that the world will only be stable if the states and world economy would be projective। तो इन तमाम ट्रेड रूट्स का मतलब क्या है, इन तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या है, क्योंकि फिलहाल तो हमें जो चाइनीज स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छी लग रही है कि जो चाइना है वो तिजारत की प्रमोशन के लिए या कंट्रीज की जो प्रोडक्शन है उनको इंक्रीज करने के लिए रेल नेटवर्क बिछाएगा, ये सारा कुछ करेगा। उसका हम क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो बाद में करते हैं। बट जो चाइनीज पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस बात को बार बार दोहराते हैं कि अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो जो वर्ल्ड है वो स्टेबल होगा और प्रोग्रेस करेगा। आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो है पिवट टू एशिया वर्सेस गो टू वेस्ट।
तो चाइना को ज़रूरत क्यों पड़ी वन बेल्ट वन रोड की? तो ज़रूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि 2000 आई थिंक 9 के 10 में जो बराक ओबामा थे उन्होंने एक पॉलिसी डिवाइस की थी पिवट टू एशिया कि हम लोग जो हैं वो अब एशिया का रुख करेंगे या जो अब हमारा इंटरेस्ट होगा वो अब एशिया में होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट स्लाइड्स में कि 2004 के बाद चाइना ने रिजुविनेशन की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दी है। और रिजुविनेशन का मतलब है कि उन्होंने चैलेंज करना है जो वर्ल्ड की हेजेमनी है उसको। तो उसी के सिलसिले में देन यूएस ने पिवट टू एशिया जो है वो पॉलिसी डिवाइस की कि अब हम जो हैं वो एशिया की तरफ रुख करेंगे। तो उसी पॉलिसी को काउंटर करने के लिए चाइना ने गो टू वेस्ट की पॉलिसी डिवाइस की, जिसको हम OBOR के नाम से जानते हैं। पिवट टू एशिया एंड गो टू वेस्ट आर टू डिफरेंट concepts that reflect different geopolitical strategies pursued by countries or regions. Pivot to Asia refers to the United States foreign policy initiative to rebalance its focus and resources towards the Asia-Pacific region. The goal of this policy is to strengthen US economic, diplomatic, and military engagement with Asian countries and to counterbalance China's increasing influence in the region. The policy was introduced by former US President Barack Obama in 2011 and continued by his सक्सेसर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो पिवट टू एशिया क्यों ज़रूरी था? क्योंकि उन्होंने चाइना के जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करना है थ्रू एंगेजिंग विद देयर एलाइज, जो कि हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में बहुत डिटेल से पढ़ा है। ऊकस था, देन क्वाड था, यूएस इंडिया रोमांस है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो पिवट टू एशिया को डिस्क्राइब करती हैं। देन जो चाइना है उसने पिवट टू एशिया को काउंटर करने के लिए गो टू वेस्ट की पॉलिसी दी। Go to West is a concept that refers to China's foreign policy initiative to expand its economic and political influence towards Western countries. China has been pursuing this strategy as part of its larger Belt and Road Initiative, which aims to promote connectivity and cooperation between China and other countries through infrastructure development, trade, and investment. China's Go to West strategy is seen to counterbalance the US pivot to Asia policy. तो पिवट टू एशिया के रिस्पॉन्स में चाइना ने गो टू वेस्ट की पॉलिसी जो है वो डिवाइस की इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि हम दुनिया के जो तमाम कंट्रीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और उन तमाम कंट्रीज को हम कनेक्ट कर देंगे बाय लैंड एंड सी रूट्स। और ये जो पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि जब OBOR स्टार्ट हुआ था 2013 में तब कुछ 30 कंट्रीज थे, उन्होंने इस पार्ट का हिस्सा बनना चाहा था, बट जनवरी 2023 तक दुनिया के जो 151 कंट्रीज हैं वो इस कंसेप्ट का OBOR का हिस्सा हैं और वहाँ पर डेवलपमेंट्स जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। जो गो टू वेस्ट की पॉलिसी है वो एक और चीज़ को भी डिफाइन करती है कि चाइना में देखा जाए तो लेबर जो है वो बहुत चीप है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम आती है। तो चाइना ने इतना ज़्यादा सामान बनाया है कि वो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको आदत पड़ गई है इतने सस्ते सामान जो है वो खरीदने की। तो चाइना जो है वो इतना ज़्यादा सामान या जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है वो बनाई जा रहा है और जो वेस्ट है वो कंज्यूम किए जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली फ़ायदा किसको हो रहा है? तो वो अल्टीमेटली चाइनीज़ इकोनॉमी जो है वो बूस्ट हो रही है। और जो वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं वो हमने देखा कि पिछले 2-3 साल से रीसेशन में गई हैं और जब कोविड-19 आया तब से वो रीसेशन में ही हैं और अभी तक वो रीसेशन से बाहर नहीं आ सकी, जबकि जो चाइना है उसको कोई भी ऐसे मेजर्स नहीं लेने पड़े क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी थी वो डिरेल नहीं हुई, उनका जो सामान है वो पहुंचता रहा है वेस्टर्न मार्केट्स में। तो आप लास्ट में कंपेयर करें, जो यूएस है वो थ्रू फोर्स जो है चाइना को काउंटर कर रहा है थ्रू ओकस, थ्रू क्वाड, थ्रू और जो दूसरे अलायंस है उनके, जबकि चाइना जो है वो अपनी इकोनॉमी को ही बूस्ट किए जा रहा है। एक तो उन्हीं के जो एलाइज हैं यूएस के, उन्हीं को सामान बेच बेच के और दुनिया में डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करके। और मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट फ्यूचर में जो ये तमाम कंट्रीज हैं वो एक ऐसे ब्लॉक की शक्ल में आ जाएं
कि एक किसी कंट्री पर हमला पूरे कंट्रीज पर हमला समझा जाएगा। तो इसका जो हम एनालिसिस है वो हम बड़े अच्छे तरीके से अपने आने वाले लेक्चर्स में कवर करते रहेंगे। साथ साथ अभी ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, जो आगे 4-5 लेक्चर्स हैं वो चाइनीज ग्रैंड स्ट्रेटेजी से ही रिलेटेड है। तो मिस मत कीजिएगा लेक्चर्स को, और साथ साथ अपने नोट्स बनाने मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो इन लेक्चर्स का जो है वो कोई फायदा नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ हेडिंग लिख लें और दो दो जो तीन तीन मेन पॉइंट्स हैं वो लिख लें, तब भी एनफ है अंडरस्टैंडिंग के लिए।